सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। সকলকে শুভ সন্ধ্যা। সংস্কৃত সংস্কৃতি বেলুড়ে সকলকে স্বাগত জানাই। আজকে এই সন্ধ্যা আমাদের কাছে অত্যন্ত সৌভাগ্যের, কারণ আজকে আমরা একই প্ল্যাটফর্মে একসঙ্গে ভারতবর্ষের দুই প্রান্তের দুইজন সংস্কৃতের বিদগ্ধ অধ্যাপকদের পেয়ে গেছি। আজকে আমাদের সঙ্গে আছেন স্বনামধন্য অধ্যাপক ডক্টর হরেকৃষ্ণ মিশ্র মহাশয়। আমি তাকে বিএসএসসিআইএস সার্চ টু রিসার্চ প্ল্যাটফর্মে স্বাগত জানাচ্ছি, এবং তার সঙ্গে আছেন আমাদের সকলের প্রিয় ডক্টর শ্রীনন্দ লক্ষ্মণ বাপট মহাশয়, যিনি রেজিস্ট্রার ভান্ডারকার ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট। সবাই নিশ্চয়ই নাম শুনেছ। তো এই দুজন বিদগ্ধ মানুষকে এক প্ল্যাটফর্মে একই সময়ে একসাথে পাওয়াটা সত্যি আমাদের কাছে অত্যন্ত সৌভাগ্যের। আমি দুজনকেই করজোড়ে প্রণাম জানাচ্ছি এবং স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই প্ল্যাটফর্মে। সবার প্রথমেই জানিয়ে রাখি, সংস্কৃত সংস্কৃতি মূলত 2017 সালে তৈরি হয়েছিল সংস্কৃতের ছাত্রছাত্রীদেরকে পথ দেখাতে, তাদের সংস্কৃত শিক্ষায় এগিয়ে নিয়ে যেতে। কারণ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ার বাইরে গিয়েই আমরা যখন একটু নেট সেট নিয়ে ভাবতে শুরু করি, যখন একটু রিসার্চের কথা ভাবতে শুরু করি, আমাদের পথ দেখানোর জন্য আমরা এই প্ল্যাটফর্মটা তৈরি করি। এবং সেই প্ল্যাটফর্মে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অধ্যাপকদের সহায়তায় আমরা ছাত্রছাত্রীদেরকে এগিয়ে নিয়ে চলেছি। আজকে আমাদের ডাকে সাড়া দিয়েছেন একজন নয়, দুজন অধ্যাপক। তো আজকে এই অনুষ্ঠানে আমি নিজের কথা বেশি বলে আর সময় নষ্ট করব না। আমি প্রথমেই আজকের এই অনুষ্ঠানে আমি পাপিয়াকে ওয়েলকাম অ্যাড্রেস দেওয়ার মাধ্যমে আমি এইটা শুরু করতে বলবো আজকের অনুষ্ঠানটা। ওয়েলকাম অ্যাড্রেস জানাবে পাপিয়া ঘড়াই, রিসার্চ স্কলার, ডিপার্টমেন্ট অফ সংস্কৃত, महात्मा गांधी सेंटर यूनिवर्सिटी मोतिहार बिहार। पापिया। धन्यवाद अमित महोदय। शुभ संध्या, नमो नमः। मैं पापिया गराई बीएसएसईआई सर्च टू रिसर्च की ओर से इस सत्र में उपस्थित सभी गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ और सभी का स्वागत करती हूँ। आज का विषय है मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी पैलियोग्राफी। आज के इस सत्र के मुख्य वक्ता के रूप में हमारे साथ उपस्थित है संस्कृत विद्वान डॉक्टर श्रीनंद लक्ष्मण बापट महोदय। महोदय वर्तमान समय में, महोदय को मैं प्रणाम करती हूँ। वर्तमान समय में महोदय आप भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रार एवं क्यूरेटर के पद पर कार्यरत है। साथ ही आप एनएल ऑफ द BORI में मैनेजिंग डायरेक्टर एवं तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ में गेस्ट लेक्चरर के रूप में आप अपना योगदान दिए हैं। महोदय के 60 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित है एवं 8 संपादित पुस्तक तथा 2 पुस्तक प्रकाशित है, जो संस्कृत विद्यार्थियों और शोधार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और दिशा प्रदानकारी है। महोदय ने अभी तक 22 ताम्रपत्र यानी कॉपर प्लेट और 10 शिलालेखों की खोज और पाठ कर चुके हैं, जो संस्कृत साहित्य में एक दिशा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त महोदय आपने अखिल भारतीय रेडियो पर संस्कृत और प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति पर विभिन्न विषयों पर कार्यक्रम में भाग लिए हैं। महोदय आपका बीएसएसईआई सर्च टू रिसर्च की ओर से आपका पुनः स्वागत और आपके प्रति आभार प्रकट करती हूँ। आज के इस सत्र में हमारे साथ सम्मानित अतिथि वक्ता के रूप में उपस्थित है विश्वभारती विश्वविद्यालय संस्कृत पाली विभाग प्राकृत विभाग से सह आचार्य डॉक्टर हरिकृष्ण मिश्र महोदय। महोदय को मैं प्रणाम करती हूँ। স্যার প্রণাম নেবেন। স্যার আমাদের কাছে একজন অতি খুবই পরিচিত একজন মানুষ, আর আজকের এই ওয়েলকাম অ্যাড্রেসে স্যারের সম্বন্ধে বলতে পেরে খুবই ভালো লাগছে। যদিও এই সময়াভাবে খুবই অল্প
শব্দের মধ্যেই আমি স্যারের শিক্ষা জীবন এবং কর্মজীবন সম্বন্ধে বলার চেষ্টা করব। স্যার, आपने श्री जगन्नाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी से आचार्य की उपाधि प्राप्त किए हैं और उत्कल यूनिवर्सिटी से पीएचडी एवं एलएलबी की उपाधि भी प्राप्त किए हैं। आपने अपना कर्म जीवन का प्रारंभ उड़ीसा के एक महाविद्यालय के लेक्चरर के रूप में प्रारंभ किए थे। उसके पश्चात सन 2002 में आपने विश्व भारती में असिस्टेंट प्रोफेसर में योगदान किए और अभी भी आप विश्व भारती में एसोसिएट पद को अलंकित कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त विश्व भारती के यौगिक साइंस, कंपैरेटिव लिटरेचर जैसे विभागों में आप अपना योगदान दिए हैं। महोदय के सफल शोध निर्देशन में 30 से भी अधिक शोधार्थी अपना शोध कार्य पूर्ण किए हैं। इसके अतिरिक्त महोदय के 5 स्वलिखित पुस्तक और 3 संपादित पुस्तक है जो संस्कृत जगत में बहुत प्रसिद्ध है। महोदय के 25 से अधिक शोध पत्र एवं 50 से अधिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लिए हैं। महोदय अमृतवाणी सेवा प्रतिष्ठान से महोदय सारस्वत सम्मान से विभूषित हैं। आज के इस सत्र में महोदय का मैं पुनः स्वागत एवं प्रणाम करती हूँ। साथ ही सर्च टू रिसर्च के इस कार्यक्रम कर्म योग्य में निष्ठा और निर्लस भाव से काम कर रहे हैं अमित कुमार महोदय एवं अनंत मुखर्जी महोदय का भी मैं स्वागत करती हूँ। साथ ही इस सत्र के सभी श्रोता मंडली का भी मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ, जिनके बिना ये सत्र संभव नहीं है। नमो नमः। পাপিয়াকে অসংখ্য ধন্যবাদ এত সুন্দরভাবে আমাদের দুজন স্যারদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করালেন। তো পাপিয়া, খুব ভালো থেকো, অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাকে। এখন আমি ডক্টর হরেকৃষ্ণ মিশ্র স্যারকে অনুরোধ করব আজকের এই সত্রের একদম প্রারম্ভে আশীর্বচন রূপে কিছু বলার জন্য। স্যার। नमस्कार। डॉक्टर श्रीनंदन लक्ष्मण बापत जी, हमारे जो आज के वक्ता हैं, उनको स्वागत करते हुए हमारे जो प्रिय बंधु अमित जी, अनंत जी और हमारे छात्रा पापिया, इन सबको भी स्वागत करते हुए मैं अपना साधारण वक्तव्य को थोड़े ही समय के अंतर समाप्त करने वाला हूँ। वास्तव में ये जो इनिशिएटिव आप लोगों से लिया गया है, ये बहुत सराहनीय, स्वागत योग्य इनिशिएटिव है और ये बीच बीच में आलोचना करके छात्रों के पास, शोधार्थियों के पास जो भारतीय ज्ञान परंपरा को वितरण करने का जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं, उसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। और हमारे साथ जो डॉक्टर बापत जी आज उपस्थित हैं, उनके बारे में तो पापिया जी ने बहुत कुछ बोले, फिर भी इनके जो सारस्वत दिग है, वो सारस्वत दिग में उनके नाम मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी, पैलियोग्राफी जैसे फील्ड में एक प्रसिद्ध नाम है। जो 8-10 लोग मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी में आजकल प्रोमिनेंट है, उनमें से एक विद्वान डॉक्टर बापत जी हमारे साथ है और ऐसे इंस्टीट्यूशन से है जो BORI भंडारकर रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे का गवेषणा के लिए भारत में संस्कृत और इंडोलॉजी, हम लोग बोल सकते हैं, इंडोलॉजी के गवेषणा के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जहां भारत के संस्कृत के विद्वानों के मूर्धन्य पंडित लोग काम कर चुके हैं। भंडारकर जी के नाम पर ये स्थापित संस्था है। वहां के जो विद्वान परंपरा है, उस परंपरा को
निभाते हुए हमारे सामने अभी उपस्थित हैं डॉक्टर बापत जी। उनको हृदय से स्वागत करते हुए नमन करता हूं। और ये जो विषय उन्होंने चुना, वास्तव में ये सिर्फ छात्रों के लिए नहीं, नवीन गवेषकों के लिए नहीं, ये प्रवीण गवेषकों के लिए भी एक विचारणीय विषय है। जो गवेषणा कर चुके हैं उन लोगों को ज्यादा इसमें इंटरेस्ट देना चाहिए, क्योंकि ये मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी में काम करना एक इमैच्योर वयस का काम नहीं है। बहुत मैच्योरिटी चाहिए, बहुत प्रवीणता चाहिए। इसीलिए तो हमारे जो नवीन गवेषक तो आए हैं, हमारे साथ हैं, उन लोगों के लिए तो ये काम का चीज, और साथ ही साथ जो गवेषणा कर चुके हैं उन लोगों के लिए ये फील्ड बहुत काम का फील्ड है। और ऐसे विद्वानों से प्रेरणा लेकर जो लोग अभी कुछ इसमें, आप लोगों में कुछ तो पीएचडी सबमिट करने वाले हैं, कुछ पीएचडी और हैं जिनको मैं पहचानता हूं, उन लोगों से कहता हूं कि आप लोग अभी इस फील्ड में अपना योगदान देना शुरू कर दीजिए, जिससे संस्कृत अध्ययन का जो परंपरा है, जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, उसमें आपका कुछ विशेष योगदान मिल पाएगा। तो इसमें मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी के बारे में या पालियोग्राफी के बारे में मैं तो अनभिज्ञ हूं, और इसमें भी मैं आलोचना कुछ करना नहीं चाहता हूं। ये विद्या बहुत एक साइंटिफिक विद्या है संस्कृत अध्ययन के परंपरा में, जिसको इधर उधर करने से बहुत कुछ गलत होने का संभावना रहती है। जैसे कि केमिकल को इधर उधर कर देने से जो परिणाम भोगना पड़ता है, वैसे परिणाम ये मैन्युस्क्रिप्ट एडिटिंग में भी इधर उधर कर देने से बहुत प्रॉब्लम होता है। इसीलिए अच्छे मार्गदर्शक से मार्गदर्शन लेकर मैन्युस्क्रिप्ट के काम में उतरना चाहिए, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि हम कुछ मैन्युस्क्रिप्ट एडिशन देखे हैं जिसमें संदेह का निरासन नहीं हुआ है, या ऐसे ऐसे कुछ शब्द आ गए हैं जो शब्द युक्ति संगत शायद हो नहीं सकता है। मैं उनको कमेंट नहीं कर रहा हूं, पर ऐसे कभी कभी हो जाता है। तो इसके लिए अच्छा गवेषणा पद्धति जानने वाले लोगों से संपर्क होना चाहिए, और उनके आदेश के अनुसार उनके जो मेथोडोलॉजी है उसको सर पे बिठा के ही चलना चाहिए। तो आप लोग जो आज यहाँ हमारे इस पटल में उपस्थित हैं, गवेषक, भविष्य के गवेषक या गवेषणा कर चुके हुए गवेषक, इन सब के लिए आज बापत जी के जो विचार आएगा, जो उपदेश आएगा, जो अध्ययन के मेथोडोलॉजी वो बताएंगे, जरूर काम का चीज होगा। फिर से एक बार मैं बापत जी को स्वागत करते हुए मेरा ये छोटा सा वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। থ্যাংক ইউ স্যার, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। একদম প্রথমেই স্যার আমাদেরকে কিন্তু একেবারে মার্গদর্শন করিয়ে দিলেন যে সংস্কৃতের ছাত্রছাত্রীদের কাছে এই ম্যানুস্ক্রিপ্ট বা এই নিয়ে যে গবেষণা, সেটা একটা বড় দিক এখনো কিন্তু হয়ে আছে, এবং তার জন্য সঠিক মার্গ নির্দেশ খুব প্রয়োজন। সেটা না হলে আমাদের চলার পথে ভুল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। তো একেবারে সেই বচন মাথায় নিয়েই আমরা এগোবো। তবে আজকের এই সত্রে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন নাসিক থেকে লীনা হুন্নারগিকার মহাশয়া, অধ্যাপিকা লীনা হুন্নারগিকার মহাশয়া, এইচটিপি আর্টস কলেজ থেকে। আমি তাকে স্বাগত জানাই সার্চ টু রিসার্চে। তো
তো আমি আর একেবারেই দেরি করব না, সরাসরি আজকের সত্রে আমি প্রবেশ করব, কারণ আমি জানি সবাই আজকের যে মূল বক্তা সেটা ডক্টর শ্রীনন্দ লক্ষ্মণ বাপটজি। তো তার কথা শোনার জন্যই প্রত্যেকে অপেক্ষা করছো, তোমরা প্রত্যেকে অপেক্ষা করছেন আপনারা। তো अभी मैं अनुरोध करता हूँ डॉक्टर बापुट जी को। सर नमस्कार। अनिष्ठोपि दविष्ठोपि तथा अत्यंतम असन्नपि प्रत्यक्ष एव येनार्थस्तस्मै शब्दात्मने नमः। यह जो विषय आज मुझे दिया गया है, तो पांडुलिपि विद्या एवं पुरालिपि विद्या। तो पांडुलिपि विद्या मतलब हस्तलिखितों की, पांडुलिपियों की, जो हो सकता है कि ताड़पत्र पर हो, या तो फिर कागज पर हो, या फिर भूर्ज पत्र पर हो। तो ऐसे लिखित ग्रंथों की विद्या, तो यह इसका एक भाग है। और दूसरा है पुरालिपि विद्या। तो मैं इसे थोड़ा सा परिवर्तित करके पुरालिपि विद्या पर भी मैं बोलूंगा, लेकिन ये तो अभिलेख विद्या, मतलब जो उत्कीर्ण लेख है उनकी विद्या। तो पांडुलिपि विद्या एवं उत्कीर्ण लेख विद्या, पैलियोग्राफी एंड एपिग्राफी, सो ऐसे हम बात करेंगे। ये अवकाश मुझे आज जो दिया गया, तो उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। खास करके जो संयोजक है, हमारे मित्र है, जो मतलब इतना बड़ा ग्रुप जिन्होंने बनाया है, और मैं देख रहा हूं कि लगभग 65 यहाँ पर प्रतिभागी उपस्थित है। तो मैं संयोजकों का बहुत आभारी हूँ, तथा हरे कृष्ण मिश्र जी का भी मैं आभारी हूँ, पापिया जी का आभारी हूँ, अनंत जी का आभारी हूँ, और खास करके लीना हुन्नरगीकर जी जो यहाँ पर उपस्थित है, उनका मैं आभारी हूँ। तो अब इस विषय पर बोलने का मैं कुछ प्रयास करूंगा। आमतौर पर लोग ये करते हैं कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लगा देते हैं और अपनी बात कर देते हैं, लेकिन मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कोई करने वाला नहीं हूं। वो इसलिए क्योंकि लोगों का ध्यान प्रेजेंटेशन पर ज्यादा जाता है और वक्ता जो बोल रहा है वो थोड़ा सा हट जाता है, तो इसलिए वो ठीक नहीं है। और आप सभी तो बड़े अच्छे छात्र हैं, विद्वान हैं, तो मैं ये समझता हूं कि जो बात यहाँ कही जा रही है उसके अच्छे नोट्स आप बनाएंगे। हो सकता है कि ये डिजिटल रूप में आपको बाद में भी उपलब्ध रहेगा, लेकिन फिर भी एक बार, पहली बार जो सुना जाता है वो अंतिम क्षण तक रहता है। अब यह है कि ये जो दोनों क्षेत्र है, पांडुलिपि विद्या एवं अभिलेख विद्या, तो ये दोनों क्षेत्र बड़े स्पेशलाइज्ड क्षेत्र है। क्योंकि और दूसरी बात यह है कि इन दोनों का संबंध भाषा और लिपि से है। तो पहली बात यह है कि जिस भाषा की पांडुलिपि या जिस भाषा का अभिलेख, उत्कीर्ण लेख हम पढ़ रहे हैं, उस भाषा को हम अच्छी तरह से जानें, ये पहली बात है। क्योंकि उसके बिना आप तो कुछ कर नहीं पाएंगे। और संस्कृत या प्राकृत या प्राचीन बांग्ला हो, प्राचीन मराठी हो, प्राचीन हिंदी हो, ऐसी जो भी प्राचीन भाषाएं हैं, उसमें एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें मदद जरूर करेगा, लेकिन वो हमें नहीं करेगा। हो सकता है कि हमारी अगली पीढ़ी को करेगा, क्योंकि वो तब तक वहां तक अभी पहुंचा नहीं है और उसको पहुंचने में देर भी है। तो तब तक हमने ज्यादा से ज्यादा काम करना भी है। अब ये तो दोनों क्षेत्र बड़े ही स्पेशलाइज्ड क्षेत्र है। मैंने जैसे कहा
कि वो भाषा आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए, उसमें कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता है। ये नहीं हो सकता है कि कोई आपके लिए पढ़े और फिर आप उस पर कुछ आगे काम करें, ये ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि जो अपने पास पांडुलिपि है या जो भी अपने पास अभिलेख है वो खुद ही पढ़ना सबसे अच्छा होता है, वो खुद समझना, खुद उसका अनुवाद करना, ये सबसे अच्छा होता है। हाँ, ये जरूर है कि कोई प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट में कोई काम कर रहा है तो उसमें हो सकता है कि कोई रिसर्च असिस्टेंट लगे हैं, लेकिन आखिरकार जो काम करना है वो तो जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है उसको ही करना है। तो ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि वो लिपि भी आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। अब जो हम ये करते हैं, आमतौर पर लिपियों का शिक्षण जो भारत में दिया जाता है वो ब्राह्मी लिपि से शुरू करते हैं। अच्छी बात है, ब्राह्मी लिपि हमारी सबसे पुरानी लिपि है, सम्राट अशोक के शिलालेखों में, शिला शासनों में वो पाई जाती है, उसको तो सीखना ही चाहिए। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए अभिलेख हमको जरूर मिलेंगे, लेकिन ब्राह्मी लिपि में शायद ही कोई पांडुलिपि है जो अभी तक बची हुई है। तो पांडुलिपि विज्ञान के लिए, पांडुलिपि विद्या के लिए ब्राह्मी लिपि, पुरानी ब्राह्मी लिपि का बहुत बड़ा योगदान हमारे लिए कोई नहीं रहेगा। ये हो सकता है कि कोई पांडुलिपि बची हो कहीं पर, वो मिले और पढ़ी जाए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वैसे नहीं। तो फिर उसके बाद की जो लिपियां है जो ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनती चली गई, और जिन लिपियों से हमारी आज की लिपियों का उदय हुआ, तो बांग्ला है या देवनागरी है या मान लीजिए कन्नड़ा है, तेलुगु, तमिल, मलयालम या नेवारी होगी, शारदा होगी, तो इन लिपियों का उद्गम जिन लिपियों से हुआ है या जिन आकारों से हुआ है, उन आकारों को अच्छी तरह से समझना यह हमारे लिए परम आवश्यक है। तो इसमें सहायक कई सारे मटेरियल्स अभी उपलब्ध है कि जैसे 19वीं सदी में था कि कुछ अध्ययन के लिए सामग्री ही नहीं थी, तो वो बात अभी नहीं है। हमारे पास अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं, खास करके भारतीय प्राचीन लिपिमाला जो गौरीशंकर हीराचंद ओझा की पुस्तक है, तो उसमें सारे चार्ट्स दिए गए हैं और किस लिपि का उदय कैसे हुआ ये अच्छी तरह से उसमें समझाया गया है, उसके इतिहास बताया गया है, सब कुछ अच्छी तरह से किया गया है। और भी कई सारे लेखक हैं, जैसे रिचर्ड सोलोमन है, उनका उस पर बहुत अच्छा काम है। कई सारे लेखक हैं कि जो इस विषय पर बहुत अच्छा काम कर चुके हैं। तो मतलब यह है कि हमें उस भाषा को भी अच्छी तरह से जानना है। हो सकता है कि आप संस्कृत की पांडुलिपि ना पढ़ रहे हो, प्राकृत की पढ़ रहे हो, तो प्राकृत आपको अच्छी आनी चाहिए। हो सकता है कि ओल्ड बांग्ला की पढ़ रहे हो तो वो आनी चाहिए। जो भी भाषा हो वो भाषा हमको आनी चाहिए, वो लिपि हमको आनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जब भी हम पांडुलिपि को या किसी पुराने ताम्र शासन को पढ़ते हैं तो पता चल जाता है कि हमारा ये भ्रम है कि वो लिपि हमको आती है। कई सारे आकार ऐसे होते हैं कि जो एक्चुअल टेक्स्ट बुक में नहीं दिए होते हैं, लेकिन हमको उन्हें समझना पड़ता है, संदर्भ से समझना पड़ता है। तो ये एक बात है। दूसरी बात है कि कुछ संकेत ऐसे होते हैं, खास करके पांडुलिपियों में, खास करके ताम्रलेखों में या शिला शासनों में शब्द संकेत होते हैं कि जिनको हमें समझना चाहिए। अब देखिए कि एक दान पत्र है कि जिसमें शब्द आ गया कि ये गांव हमने सर्वनमस्य दान दिया है, सर्वनमस्य। तो कोई ये सोचेगा कि सर्वनमस्य मतलब नमस्कार करके दिया है या पूरी तरह से नमस्कार करके दिया है, साष्टांग अष्टांगों के साथ नमस्कार करके दिया है, ऐसा उसका अर्थ नहीं है। तो सर्वनमस्य मतलब सारी जो राजस्व की बातें हैं उन सारी बातों को इकट्ठा करके वो पूरे का पूरा दिया गया है। द होल थिंग इज गिवन, मतलब राजस्व की कोई कटौती उस दान से नहीं की गई है, पूरा दान दिया गया है, ऐसा उसका अर्थ है सर्वनमस्य। तो अभी हमारे पास ऐसे भी साधन है
कि एडमिनिस्ट्रेटिव ग्लॉसरी है या पुराने शब्दों की डिक्शनरीज है, अभी लोग मतलब एपिग्राफी की खास करके डिक्शनरीज है, तो ये भी हमारे पास होनी चाहिए और हमारे पढ़ने में भी होनी चाहिए। अब मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी के बारे में पहले बात हम कर लेते हैं। मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी में क्या है? तो पहला यह है कि हमें मटेरियल कौन सा कहां से मिलने वाला है। तो देखिए, देश के पश्चिम भाग में तथा महाराष्ट्र तक दक्षिण भाग में भी, महाराष्ट्र तक दक्षिण भाग में, उत्तर से दक्षिण महाराष्ट्र तक, हमने कागज का उपयोग लगभग ईस्वी की 13वीं सदी के आखिर से शुरू किया। तो वहां से वहां के आगे, मतलब 13वीं सदी के आगे, हमें शायद ही कोई ताड़पत्र की पांडुलिपि वहां पर मिलेगी। महाराष्ट्र में तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगी। हो सकता है कि राजस्थान में कुछ मिलेगी या गुजरात में कुछ मिलेगी। 13वीं सदी के बाद की ताड़पत्र की पांडुलिपि। अब दूसरी ओर आप बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पांडिचेरी को के साथ तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक और तेलंगाना, ये जो पूर्व के राज्य है और दक्षिण के राज्य है, सुदूर दक्षिण के राज्य है, तो उनको आप देखेंगे तो आपको ताड़पत्र की परंपरा अभी तक चलती दिखाई देगी। तो आपको ताड़पत्र वहां जरूर मिलेंगे। आप असम जाएंगे तो वहां पर सांची पट मिलेंगे, जो अगरू के पेड़ की खाल या लकड़ी को बिल्कुल छोटे छोटे इसमें बोर्ड्स में बनाकर उस पे लिखा जाता है। आप शायद मुझसे ज्यादा उसके बारे में जानते होंगे। और जो हिमालय का भाग है, जो समुद्र सतह से लगभग 3000 से ज्यादा मीटर की ऊंचाई पर है, तो वहां आपको भूर्जपत्र भी मिलेगा। तो कश्मीर में मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में मिलेगा, उत्तराखंड में मिलेगा, सिक्किम में मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। तो यहाँ पर आपको भूर्जपत्र भी मिलेगा। तो ये आमतौर पर आपका क्षेत्र है कि जिसमें आपको कुछ क्या क्या साधन मिलने वाले हैं, ये हम बात कर सकते हैं। अब पांडुलिपियां अगर अच्छी तरह से रखी गई और अगर जलवायु ठीक है, तो कोई कारण नहीं कि वो खराब हो जाए। तो देश का जो मध्य हिस्सा है उसमें पांडुलिपियां ज्यादातर अच्छी रहती है, क्योंकि उसमें आर्द्रता, ह्यूमिडिटी का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन जो किनारी क्षेत्र है, जैसे वहां आप खंबात के आखात से या खंबात की खाड़ी से शुरू करके आप बंगाल की खाड़ी तक चले जाओ, पूरा जो किनारा है, तो वहां पर ये खराब हो जाएंगे, जल्दी खराब हो जाएंगे। लेकिन देश के सबसे पुराने जो पांडुलिपियां है, तो वो लगभग 10वीं सदी के हैं कम से कम। अब उससे भी पुराने कुछ बहुत ही थोड़ी पांडुलिपियां मिली है, नहीं ऐसा नहीं, बहुत थोड़ी है। लेकिन आमतौर पर अगर देखा जाए तो सबसे पुरानी पांडुलिपियां 10वीं सदी की हो सकती है, ऐसा अभी अनुमान है। हो सकता है कि उससे भी प्राचीन कुछ मिले, ये बात नहीं कि नहीं मिलेगा। अब उसमें अध्ययन करने के लिए हमारे पास पांडुलिपि आ गई, हमें वो भाषा मालूम है, लिपि मालूम है। तो किस चीज का अध्ययन हम करें, क्या करें उसके साथ, ये एक प्रश्न है। उसके भी तरीके दो हैं। एक तरीका है कि आप पांडुलिपि को पढ़ो, उसका अध्ययन करो, प्रकाशित करो, ये एक हो गया। और दूसरा तरीका जो अभी बढ़ने लगा है, या दूसरे में दो उपभाग है। तो पहला तरीका है कि आप उसको कंजर्वेशन उसका करें, संरक्षण करें, उसके संरक्षण के बारे में कुछ रिसर्च करें, उसके बारे में कुछ लिखें, या आप उसका डिजिटाइजेशन कर ले, उसके बारे में कुछ लिखे। तो पांडुलिपि का अध्ययन एक हिस्सा बन गया, उसका संरक्षण एक हिस्सा बन गया।
और संरक्षण में भी खुद पांडुलिपि का संरक्षण एक भाग बन गया और उसका डिजिटाइजेशन मतलब कंटेंट का संरक्षण ये एक भाग बन गया। तो अब हम इसको पहले छोड़ देते हैं, हम पांडुलिपि में अध्ययन योग्य क्या क्या हो सकता है वो पहले देखते हैं। देखिए, जो आज तक पांडुलिपियों के अध्ययन के का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है कि देश में जो चला होगा, वो भंडारकर इंस्टीट्यूट में महाभारत क्रिटिकल एडिशन का चला होगा। उसी के फलस्वरूप मैं यहाँ आपके सामने बैठा हूं। ऐसा नहीं कि मेरा कुछ काम है, लेकिन मेरे पुरखों ने इतना काम करके रखा है कि उनके बलबूते पर, उनके कंधे पर मैं बैठा हूं और आपके सामने यहाँ उपस्थित हूं। अब महाभारत की पांडुलिपियां सारे देश में पाई जाती है, देश के बाहर भी पाई जाती है। उसमें सबसे छोटी जो पांडुलिपि है, या मतलब वही कथा कहने वाली, कंप्लीट इन इटसेल्फ, वही कथा कहने वाली सबसे छोटी पांडुलिपि जो होगी, तो उसमें लगभग 60,000 श्लोक हैं। और सबसे बड़ी जो पांडुलिपि है उसमें लगभग 1.5 लाख श्लोक है। तो देखिए कि सबसे छोटी पांडुलिपि के लगभग 2.5 गुना सबसे बड़ी पांडुलिपि है। कथा तो वही है, कथा तो वही है, वही एक कुरुक्षेत्र का युद्ध, वही चचेरे भाइयों का झगड़ा, बड़ा प्राचीन एवं अर्वाचीन, मतलब शुरू से आज तक चल रहा है और हो सकता है कि कहीं भी आगे भी होगा, ऐसा वो झगड़ा है। अब वो कथा है 60,000 श्लोकों में भी बताई गई है, 1.5 लाख श्लोकों में भी बताई गई है। तो ये फर्क क्यों है? तो फर्क इसलिए है कि उसमें कई सारे तफसील बाद में जोड़े गए। अब ऐसा नहीं है कि बाद में जोड़े गए तो निकाल दो, फेंक दो, ऐसा नहीं है। उसमें कई सारी चर्चाएं हैं, कई सारे प्रसंग है। अब देखिए, जैसे भीष्म है, तो भीष्म तो वो शरपंजर पर पड़े हुए हैं, युधिष्ठिर जाकर के उनसे मिलता है और वो पूछता है कि मैं अभी राजा बनने वाला हूँ, युद्ध समाप्त हो गया है, मैं जीत गया हूं, मैं राजा बन गया हूं, तो मेरा बर्ताव कैसा रहे, आप मार्गदर्शन कीजिए। और भीष्म शुरू हो जाते हैं। तो 2 पर्व महाभारत के बनते हैं, शांति पर्व और अनुशासन पर्व, जो महाभारत के सबसे बड़े पर्व है। तो हम उनको पर्वों को निकाल सकते हैं वैसे तो, क्योंकि कथा में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। युधिष्ठिर युद्ध जीत गया, युधिष्ठिर ने जाकर भीष्म से प्रणाम किया, भीष्म ने आशीर्वाद दिया, युधिष्ठिर वापस आ गया, खत्म। लेकिन शांति पर्व और अनुशासन पर्व में हमारा सारा धर्मशास्त्र, सारा प्राचीन अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ सोशल थॉट, हमारा सारा सामाजिक विचार इन 2 पर्वों में है। तो कथा को ठीक रखने के लिए हम उनको निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हम उन पर्वों को निकाल देते हैं तो ये जो सारा सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक विचार है उसको हम गंवा बैठेंगे। ये नहीं हो पाएगा, ये अच्छा नहीं होगा। तो ये दोनों पर्व हमको रखना ही है, उनका अध्ययन करना है। तो ये एक बड़ी बात बन गई। दूसरा है कि युधिष्ठिर जो बड़े दुखी है, वनवास उनका हो गया है तो बड़े दुखी है, तो पूछते हैं कि ये क्यों हो गया। तो कोई ऋषि बता देते हैं कि भाई आप पहले नहीं है, ऐसा जो ये जो सजा है ये होने वाले आप पहले नहीं है, तो पहले राम को ये सजा मिली थी। सजा नहीं, मतलब ये परिस्थिति राम पर आई थी। तो युधिष्ठिर पूछता है कि ये कैसे हुआ, तो सारी राम कथा वहां पर बताई जाती है। अब ये पूरा हम उसको निकाल सकते हैं कि युधिष्ठिर वन में गया, जो भी आगे कुछ हुआ, ये राम कथा का कोई उसमें स्थान ना भी हो सकता है, फिर भी महाभारत की कथा जो की त्यों बनी रहेगी। लेकिन राम कथा का जो वर्षन महाभारत में आया है वो एक
अपना एक महत्व है उसका, हम उसको निकाल नहीं सकते। तो ऐसी बड़ी चीजें हैं कि जिनके कारण महाभारत बड़ा बनता गया, फूलता गया है। अब और एक उसमें मजे की बात है, हम ये मानते हैं कि व्यास जी ने महाभारत बोला और गणेश जी ने लिखा, लेकिन अगर महाभारत की पांडुलिपियों की परंपरा देखी जाए तो ये पता चलता है कि ये बात जो है सिर्फ दक्षिण के की पांडुलिपियों में आई है, उत्तर की पांडुलिपियों में नहीं है। तो दक्षिण में उसका वो कथा भाग जुड़ गया, ज्यादा हो गया, जो उत्तर में नहीं है। उत्तर में तो व्यास जी महाभारत की कथा बोल रहे हैं, इतना ही है बस। दक्षिण में जब वो कथा पहुंच जाती है तब उसमें गणेश जी का प्रवेश हो जाता है। तो क्या दक्षिण और उत्तर ऐसे पूरा कॉन्ट्रास्ट है उसमें? नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि महाभारत की कश्मीर की पांडुलिपियां और महाभारत की केरला की पांडुलिपियां, मलयालम लिपि में जो है, उनमें बहुत कम अंतर है। ये क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कश्मीर के कुछ विद्वान लोग जाकर के केरला में बस गए और उन्होंने वहां महाभारत का प्रचार किया, तो कश्मीर की परंपरा और केरला की परंपरा एक जैसी बन गई। यह मैं आपको महाभारत का उदाहरण नहीं दे रहा हूं, सिर्फ आप अगर किसी पांडुलिपि पर काम करना चाहें तो क्या क्या देखना चाहिए यह मैं आपको बता रहा हूं। कि हो सकता है कि कोई एक ग्रंथ है, मान लीजिए कि धनुर्वेद का ग्रंथ है, आर्चरी का, तो आप उसको देख रहे हैं तो धनुर्वेद की तो आपको सैकड़ों पांडुलिपियां मिलेगी, क्या हो सकता है कि कुछ दर्जन पांडुलिपियां मिल जाएं। तो इन दर्जन पांडुलिपियों में कहाँ की क्या परंपरा है, उसकी बिहार में क्या परंपरा है, बंगाल में क्या परंपरा है, गुजरात में क्या परंपरा है, आपको सब कुछ देखना पड़ेगा, उसका एक ट्री बनाना पड़ेगा, और ट्री बनाने के बाद आप उसका अध्ययन कर पाएंगे, अनुवाद कर पाएंगे। और फिर आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ये क्यों होगा, ऐसा क्यों हुआ है, अब और कब हुआ है। सबसे कठिन सवाल यह है कि कब हुआ है। जैसे मान लीजिए कि महाभारत में एक जगह एक संदर्भ हमको मिलता है कि चीनांशुक का उत्तरीय कृष्ण ने पहना हुआ था या उसको दिया गया था। तो चीनांशुक क्या होता है? चीनांशुक है चाइना सिल्क। तो चाइना सिल्क का उत्तरीय कृष्ण को भेंट किया गया था। अब जब भारत और रोमन साम्राज्य के बीच व्यापार चला था तो तब ये शब्द हमारे पास आया, तब चाइना सिल्क भारत में पहुंच गया। तो हो सकता है कि वो चाइना सिल्क तब बड़ा एग्जोटिक और महत्वपूर्ण माना गया हो, लोग उसको बहुत चाहते हो, तो उसके कारण यह संदर्भ महाभारत में आ गया कि कृष्ण तो एक बड़ा आदमी है तो उसको चीनांशु को दे दिया। तो इससे पता चलेगा कि ये जो श्लोक है या ये जो संदर्भ है ये इंडो रोमन ट्रेड के टाइम का या उसके बाद का है। तो मतलब उसका यह है कि यह लगभग ईसा की 2री सदी का है या 2री-3री सदी का हो सकता है। जैसा मैंने आपको ये बताया कि गणेश जी की कथा दक्षिण में आती है, उत्तर में नहीं आती है, या चीनांशुक का यह संदर्भ है, या महाभारत में इस तरीके से उसको बढ़ावा मिला है कथा को। फिर आपको ये जानकर भी मजा मतलब आएगा कि जिसको हम चक्रव्यूह बोलते हैं, चक्रव्यूह, उसको मलयालम मैन्युस्क्रिप्ट्स में पद्म व्यूह बोलते हैं। और ये क्यों? क्योंकि वहां पर एक कमल की ऐसी जाति पाई जाती है कि जो
उसमें अगर कोई कीड़ा बैठ जाए तो उसको पकड़ लेती है। तो उस कमल को पद्म बोलते हैं। तो ये चक्रव्यूह नहीं था, उनके उनकी दृष्टि से ये पद्म व्यूह था कि अभिमन्यु अंदर आ गया और अटक गया। अब ये एक बड़ा एक कल्चरल मुद्दा है कि वहां पर ऐसा फूल पाया जाता है, और जब उन्होंने महाभारत के चक्रव्यूह का वर्णन सुना और ये सुना कि अभिमन्यु वहां जाकर के अटका, बाहर नहीं आ पाया, तो वो पद्म जो है वो उसी तरह से उस कीड़े को निगल लेता है। जैसे कौरवों की सेना ने अभिमन्यु को खत्म किया, तो उन्होंने चक्रव्यूह का पद्म व्यूह बना दिया। तो मतलब यह है कि आपको वो भाषा अच्छी तरह से आनी चाहिए, आपको वो लिपि अच्छी तरह से आनी चाहिए, और आपको ये जो सांस्कृतिक संदर्भ है, रेफरेंसेस है, उनका भी कुछ ना कुछ अभिज्ञान होना चाहिए। अब पांडुलिपि पढ़कर आप उसकी कॉपी करेंगे, पहले अच्छी तरह से कॉपी करेंगे, एडिट करेंगे। उसमें अगर कोई व्याकरण विषयक प्रश्न है तो उसका समाधान ढूंढेंगे। उसमें अगर कोई पाठ ऐसे है कि पता नहीं चल रहा है कि ये क्या है, और वो आपके मस्तक में दिन रात घूमेगा, और हो सकता है कि आपको उसका उत्तर अकस्मात सहसा मिल जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ा कोई कठिन प्रश्न हो। कई बार यह होता है कि बड़ा ही आसान प्रश्न होता है लेकिन उत्तर उसका मिलता नहीं है। मैं एक उदाहरण देता हूं। महाभारत में ही एक पंक्ति है, मेरे स्मृति के अनुसार दुर्योधन का वर्णन है, और वो पढ़ा गया था, प्राह सत्पुरुषाधमः। प्राह बोला, किसने बोला? सत्पुरुषाधम, सत्पुरुषों में जो अधम है ऐसे किसी व्यक्ति ने बोला। ये क्या है? सत्पुरुषों में अधम, ये कैसी बात है? क्योंकि अक्षर तो पूरे जोड़े 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 होते हैं, उसमें तो स्पेस कोई होता नहीं है। वो श्लोक समाप्ति में या पंक्ति की समाप्ति में दंड दे या दंड ना भी दे, कुछ भी कर सकते हैं। गलत जगह पर भी दंड दे सकते हैं, तो हम उसका कोई प्रमाण नहीं ये कर सकते कि उन्होंने फुल स्टॉप यहाँ लगाया है, ऐसी बात नहीं है। बीच में भी कहीं भी लगा देते हैं, या जहां लगना चाहिए वहां कुछ भी नहीं करते हैं। और सारे अक्षर बिल्कुल जोड़ जोड़ कर लिखे जाता है, स्पेस बचाने के लिए, स्याही बचाने के लिए, परिश्रम बचाने के लिए। तो प्राह सत्पुरुषाधमः। फिर एक विद्वान को ख्याल आया कि भाई ये तो प्राह और सत्पुरुषाधम नहीं है, ये तो प्राह सत पुरुषाधमः है। आप मन में कल्पना करके देखिए कि जोड़कर अगर लिखा जाए तो प्राह सत्पुरुषाधमः और प्राह सत पुरुषाधमः एक ही जैसा दिखेगा वो। तो वो पुरुषों का जो अधम है वो हंसा, बड़े जोर से हंसा, प्राह सत पुरुषाधमः। तो इतनी छोटी सी बात भी है कि जो बड़ा फर्क कर देती है। आपको ग्रंथ का अर्थ समझ में ही नहीं आएगा अगर प्राह और सत्पुरुषाधम लिखा जाता है या पढ़ा जाता है। तो ऐसी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर आपको पांडुलिपि पढ़नी भी है, समझनी भी है, उसका व्याकरण समझना है, उसमें जो संदर्भ है वो समझना है, उसका भूगोल समझना है, ज्योग्राफी उसकी समझनी है। और फिर अगर आपके पास एक से ज्यादा पांडुलिपियां हैं तो आप उनको इकट्ठा करके उनका जो बनने का जो तरीका है उसको देख करके उसका ट्री बना करके उसकी जीनियोलॉजी पूरी तरह से बना करके आपने ये कहना है कि भाई ये पांडुलिपि हो सकता है कि पहली परंपरा की है, ये हो सकता है कि दूसरी परंपरा की है, फिर इससे हो सकता है कि ये यहाँ पर गया है, ये हुआ है, उसके बाद ये हुआ है, फिर ये हुआ है, और हमारे पास
इतनी पांडुलिपियां अभी उपस्थित हैं। अब पांडुलिपियों की प्रतियां प्राप्त करना, पहले यंत्रों के कारण, यंत्रों के अभाव के कारण कठिन था। तब तो पांडुलिपियां हाथ से लिखकर ही उसकी ट्रांसक्रिप्ट बनाकर ही भेजते थे। हमारे महाभारत के प्रोजेक्ट में भी ऐसी कई सारे ट्रांसक्रिप्ट्स उपयोग में लाई गई है। लेकिन आज तो अपने पास सारे कुछ मशीन है। अभी तो जेरोक्स मशीन, फोटोकॉपी मशीन भी पीछे पड़ गया है। अभी तो डिजिटाइज होता है सब कुछ। बीच में माइक्रोफिल्मिंग होता था, अभी सब कुछ डिजिटाइज होता है। आज तो बात ऐसी है कि अपने मोबाइल के कैमरा में भी बहुत अच्छा फोटो आ जाता है। तो यंत्रों का पूरा सहयोग हमको मिलेगा। यंत्र तो है, लेकिन हो सकता है कि वो यंत्रों के पीछे जो मनुष्य बैठा है उसका ही सहयोग ना मिले। तो मैं ये शुभकामना आपको देता हूं कि आप जब भी पांडुलिपियों का काम करना चाहें और प्रतिकृतियां पांडुलिपियों की पाना चाहे, तो आपको यंत्रों का एवं मनुष्यों का अच्छा सहयोग मिले। और आपको मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि भंडारकर इंस्टीट्यूट में यह सहयोग पूरी तरह से दिया जाता है। हमारे पास होने वाली किसी भी पांडुलिपि की पूरी प्रति जो भी उसको लेना चाहते उसको जो प्रोसेस है उसको पूरा करके पूरा दे देते हैं। सो हमसे तो आपको पूरा सहयोग उसमें मिलेगा, लेकिन आपको और जगहों से भी ऐसा ही सहयोग प्राप्त हो, ये मैं शुभकामना आपको देता हूं। अब ये एडिटिंग हो गया, फिर इसको अनुवाद है, ट्रांसलेशन करना है। तो ट्रांसलेशन में दो चीजें हैं। ट्रांसलेशन ये कहा जाता है कि इट कैन आइदर बी फेथफुल और इट कैन बी ब्यूटीफुल। अनुवाद या तो प्रामाणिक हो सकता है या तो वो सुंदर हो सकता है, ऐसा कहा जाता है। सुंदर और सुंदरता एवं प्रामाणिकता का पूरा मतलब बैलेंस करके अनुवाद करना बहुत कठिन बात है, लेकिन वो करनी चाहिए। और अगर सुंदरता एवं प्रामाणिकता में कहीं पर अगर विरोध आ जाए तो विद्वान को प्रामाणिकता की तरफ जाना चाहिए, सुंदरता की तरफ नहीं। सो प्रामाणिक अनुवाद होना चाहिए, उसमें व्याकरण का ख्याल होना चाहिए, दोनों भाषाओं के व्याकरण का। जिस भाषा से अनुवाद किया जा रहा है उसके व्याकरण का, तथा जिस भाषा में अनुवाद हो रहा है उसके भी व्याकरण का। मैं आपको लौकिक उदाहरण देना चाहता हूं इसके लिए कि कैसी गड़बड़ हो जाती है। अब देखिए, हम बोलते हैं भारत माता की जय, हर कोई बोलता है। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत होता है, उसके बाद में भारत माता की जय जोर से बोला जाता है, बहुत अच्छा। प्रश्न यह है कि जय जो शब्द है वो तो हिंदी में पुल्लिंग में है। तो अगर कोई जयघोष होना चाहिए तो भारत माता का जय होना चाहिए, की जय क्यों? कोई विचार नहीं करता, भारत माता की जय बोल देते हैं, लेकिन जय शब्द तो पुल्लिंग में है। अब प्रश्न यह है कि ये जय कहने का जो तरीका है वो अडॉप्ट किया गया फतह शब्द से, वाहे गुरु की फतह, वाहे गुरु की फतह, वाहे गुरु का विजय। तो फतह शब्द स्त्रीलिंग में है, तो वाहे गुरु की फतह ठीक है, बिल्कुल। तो फतह के जगह जय शब्द को लाया गया और की को वैसे के वैसा रखा गया, इसीलिए भारत माता की जय हो गया, भारत माता का जय नहीं होता है। या ये मृत्यु शब्द है, मृत्यु तो संस्कृत में मृत्यु शब्द जो है पुल्लिंगी है, मराठी में भी पुल्लिंगी है, मुझे मालूम नहीं बांग्ला में कैसा है या उड़िया में कैसा है। मराठी में पुल्लिंग में है मृत्यु, संस्कृत में भी पुल्लिंग में है,
लेकिन हिंदी में वो स्त्रीलिंग में आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि मौत शब्द जो है वो स्त्रीलिंग में है, तो मौत की जगह मृत्यु को रख दिया, तो मृत्यु शब्द का लिंग बदल गया। तो ऐसी चीजों का ख्याल, जिस भाषा से अनुवाद हो रहा है उसका व्याकरण, उसमें जो संकेत है वो संकेत, उसमें जिस सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति या राजनीतिक स्थिति का जिसमें वर्णन है वो, और अभी का हमारा जो दृश्य है, परिदृश्य है, उनको अच्छी तरह से जोड़ करके यह अनुवाद बन जाना चाहिए। और अगर सुंदरता और प्रामाणिकता में विरोध आ जाए तो विद्वान ने हमेशा प्रामाणिकता को बल देना चाहिए, सुंदरता को नहीं, क्योंकि हम कोई काव्य या कविता नहीं करने जा रहे हैं। वी आर नॉट पोएट्स, वी आर स्कॉलर्स। अब अनुवाद हो गया, उस पर आप टिप्पणी भी देंगे, उसमें आप उस पांडुलिपि में जो लोगों के चरित्र है या जो लोगों के नाम आया है उनके चरित्र की खोज करेंगे, वो देंगे। आप उसका पूरा सांस्कृतिक अध्ययन भी हो सकता है उसमें करेंगे, लिखेंगे। जैसे किसी एक ग्रंथ की पांडुलिपि है, उसकी ज्योग्राफी, उसका भूगोल, विश्व गुणादर्श चंपू मान लीजिए, वो तो भौगोलिक स्थिति पर ही है। तो वर्णन किए गए जो स्थल है वो कहाँ के हो सकते हैं, कैसे है, वहां कौन से पर्वत है, कौन सी नदियां है, क्या है, कौन से शहर है, गांव है, जो भी है। या छोटी भी चीज है, जैसे किसी एक क्षेत्र का महात्म्य है। आजकल महाराष्ट्र में इसका बड़ा प्रचलन है। जो क्षेत्र है, खास करके तीर्थ क्षेत्र है या नदियां हैं, उनके जो महात्म्य होते हैं, उन महात्म्यों का अध्ययन किया जाता है। जैसे नासिक, तो नासिक का अध्ययन है, त्र्यंबकेश्वर का अध्ययन है, गोदावरी नदी जो है जिसको दक्षिण गंगा बोला जाता है, सो गोदावरी के आसपास जो भी तीर्थ स्थान है उनका अध्ययन है, उसका एक महात्म्य है। तो ज्योग्राफिकल स्टडी हो सकता है उसमें। फिर समाज स्थिति का अध्ययन हो सकता है। वो समाज स्थिति का अध्ययन करना एक थोड़ा कठिन काम होता है। कठिन इसलिए होता है कि कई सारी चीजें ऐसे हैं कि जो कंट्रोवर्शियल, वादग्रस्त उसमें हो सकती है। हम बहुत सावधानी से उस पर हमने काम करना चाहिए। तो सामाजिक स्थिति पर काम किया जा सकता है, या तो फिर लोगों के रहन सहन पर, उनका दिन ब दिन उनका जीवन कैसे था उस पर कुछ हो सकता है। उनके घर कैसे थे, कैसे घरों का वर्णन आया है, कौन सी वेशभूषा का वर्णन आया है, या कलाएं कौन सी है, उनका भोजन पान कैसा है, ऐसी चीजों का अध्ययन किया जा सकता है। लेकिन इसमें यह है कि अगर कोई एक ग्रंथ है कि जो मान लीजिए कि 4वीं सदी का है, तो 4वीं 5वीं सदी में लिखे गए और जो ग्रंथ है उसमें और इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं रहने वाला। तो एक ग्रंथ का सांस्कृतिक अध्ययन हो गया तो दूसरे ग्रंथ का सांस्कृतिक अध्ययन भी लगभग वैसा ही होगा, उसमें बहुत ज्यादा कोई फर्क या बदलाव नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है कि आप मान लीजिए वायु पुराण का सांस्कृतिक अध्ययन हो गया है और आप वराह मिहिर की बृहद संहिता पर काम कर रहे हैं, मान लीजिए बृहद संहिता का भी सांस्कृतिक अध्ययन हो ही गया है। तो ये जो दूसरा ग्रंथ आपके हाथ में है कि जिसका आपने एडिटिंग किया है, जिसका अनुवाद आपने किया है, और फिर आप उसका सांस्कृतिक अध्ययन कर रहे हैं, तो हम उसको संदर्भ में रख करके, वायु पुराण मान लीजिए, वायु पुराण का सांस्कृतिक अध्ययन को संदर्भ में रखकर इस ग्रंथ में क्या क्या फर्क है उस उतना ही हम सामने ला सकते हैं। तो वो कुछ एक रिसर्च बन जाता है। नहीं तो वही चीजें दोहरा देते हैं लोग, और एक सांस्कृतिक अध्ययन की जगह दूसरा रखा जाए, बस ग्रंथ का नाम दूसरा है, संदर्भ जो फुटनोट्स में जो रेफरेंसेस है वो अलग बन जाएंगे, बाकी सब कुछ तो एक ही रहेगा।
तो ऐसे सांस्कृतिक अध्ययन का कोई काम नहीं है। अब तक जो सांस्कृतिक अध्ययन हो गए हैं उससे डिफरेंस क्या है इस ग्रंथ में, इतना ही हमने अगर बताया तो वो कुछ छोटा होगा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण काम वो बन जाएगा। अब दूसरी बात है कि पांडुलिपियां भारत में कितनी है और कहां पर है। तो पांडुलिपियों का अनुमान यह लगाया गया था कि भारत में लगभग 1 करोड़ पांडुलिपियां होंगी। ऐसा अनुमान लगाया गया था 2005 के करीब। अभी का अनुमान यह है कि लगभग 2 करोड़ पांडुलिपियां भारत में होंगी। उन पांडुलिपियों में लगभग 2/3 पांडुलिपियां सिर्फ संस्कृत भाषा में है। फिर जो अन्य भारतीय भाषाएं हैं जो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई है, मैं उसमें उर्दू को भी पकड़ता हूं, तो उनमें लगभग 25% पांडुलिपियां हैं। तो 2/3 67% ऑलमोस्ट 67% संस्कृत में है। लगभग 25% पांडुलिपियां अन्य भारतीय भाषाओं में है और 8% पांडुलिपियां, यह अनुमान है, 8% पांडुलिपियां भारत के बाहर से आई हुई भाषाओं में है। तो मतलब यह हो गया कि अवेस्ता या फिर अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगीज, डच, फ्रेंच, ऐसी भाषाओं में लगभग 8% पांडुलिपियां हैं और लगभग 67% पांडुलिपियां संस्कृत में है। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास लगभग 1,33,00,000 पांडुलिपियां ऐसी है कि जो संस्कृत में होंगी। लगभग 50 लाख पांडुलिपियां ऐसी है कि जो अन्य भारतीय भाषाओं में होंगी और लगभग 16 लाख पांडुलिपियां ऐसी है कि जो अन्य भारत के बाहर से आई हुई भाषाओं में से होगी। बड़ा भंडार है, काफी सारे ग्रंथ है। इन पांडुलिपियों में से बहुतायत से ज्यादा 10-15% पांडुलिपियों का अभी तक कैटलॉग बना होगा। तो उनका अच्छी तरह से कैटलॉग बनना, कहां पर क्या है ये पता लगना, ये भी एक बात है। उसमें बहुत अच्छा प्रयास न्यू कैटलॉगस कैटलॉगरम नाम की एक पांडुलिपियों का कैटलॉगरम उन्होंने किया है। तो वो भी है लेकिन वो भी परिपूर्ण नहीं है। वो बनने के बाद और भी कई सारी पांडुलिपियां ज्ञात हो गई है। तो यह है पांडुलिपियों का चक्र। अभी पुरा लिपि विद्या और पुरा अभिलेख विद्या, इसके बारे में इनमें जो बातें हैं वो इसमें भी है कि हमको लगता है कि हमको देवनागरी आती है, लेकिन आप अभिलेख को पढ़ो, किसी शिलाशासन या ताम्रशासन को पढ़ो और आपको ये पता चल जाएगा कि आपको लिपि आती ही नहीं है। वैसे तो बहुत कठिन है। तो शिलाशासन और ताम्रशासनों में आमतौर पर क्या होता है, एक तो किसी राजा की या किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की, किसी व्यापारी की स्तुति होती है, या तो फिर कोई एक दान पत्र होता है, दान का मैटर होता है। तो उसका एक प्रोफार्मा आमतौर पर होता है दान के मैटर का, और जो याज्ञवल्क्य स्मृति में दिया गया है तो उसके अनुसार वो दान होता है। तो लेकिन राजा की पूरी वंशावली, उन राजाओं के जो भी विक्रम पराक्रम है, वो उनके नाते संबंध, ये सारी चीजें उन शिला ताम्र शासनों से पता चलती है। फिर दान है, तो जब दान दिया जाता है तो ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से दिया जाता है। कई बार यह होता है कि कुछ
जो राजस्व के मद है, मतलब रेवेन्यू के जो पॉइंट्स है या हेड्स है, उनको सुरक्षित रखा जाता है, उनका उत्पन्न दान प्रतिग्रहीता को नहीं दिया जाता है। लेकिन उसके लिए पूरी सूची बनती है, जैसे वाकाटक राजाओं के ताम्रपत्र है तो पूरी सूची बनती है कि कौन कौन से टैक्सेस है और उनका जो इनकम है वो प्रतिग्रहीता को दिया गया है, और कौन से वो टैक्सेस है कि जिनका नहीं दिया गया है। तो ऐसी पूरी लिस्ट दी जाती है, तो उससे अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रकाश पड़ता है, टैक्सेशन पर प्रकाश पड़ता है, राजा के कौन से अधिकारी थे, किस तरीके की सेना थी, राज्य कितना बड़ा हो सकता है, इस सारे का जायजा हम शिला शासन एवं ताम्र शासन से ले सकते हैं। उसमें भी भाषा और लिपि ये तो है ही बिल्कुल, और कुल मिलाकर के राजनैतिक स्थिति और प्रशासकीय एडमिनिस्ट्रेटिव पद्धति, इनकी भी अच्छी जानकारी हमको होनी चाहिए। अब ये जो उत्कीर्ण लेख है, शिला शासन है, ताम्र शासन है, और भी कई साधन है उसमें, इनकी संख्या क्या होगी? तो इनकी संख्या, ये एक अनुमान है कि इनकी संख्या 1 लाख से भी ज्यादा है। और उसमें से कितने अभिलेखों के पर काम अभी तक हुआ है? तो लगभग 15% अभिलेखों पर हुआ है, और उसमें ज्यादातर योगदान जो है दक्षिण भारत का है। तो आपको एपिग्राफिया इंडिका, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे की सीरीज है, वो मालूम होगी। कॉर्पस इंस्क्रिप्शन ऑफ इंडिकैरम, ये सीरीज आपको मालूम होगी। फिर एंशिएंट इंडिया नाम का उनका जर्नल है, ये आपको मालूम होगा। उसके पहले इंडियन एंटीक्वरी नाम का एक जर्नल हुआ करता था, वो आपको मालूम हुआ होगा। या तो फिर कई सारे संस्थानों के जर्नल्स है, जैसे जर्नल ऑफ द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, फिर कलकत्ता का एशियाटिक सोसाइटी का जर्नल, मुंबई का जर्नल, मद्रास का जर्नल, या फिर भंडारकर इंस्टीट्यूट का जर्नल, कुप्पुस्वामी शास्त्री रिसर्च इंस्टीट्यूट का जर्नल। ऐसी कई सारी संस्थाओं ने भी बड़े पैमाने पर अभिलेख प्रकाशित किए हैं। फिर आपको आर्कियोलॉजिकल सर्वे का जो एनुअल रिपोर्ट होता है, उसमें कई सारे अभिलेखों का उल्लेख आपको मिलेगा। कई सारे कॉर्पस इंस्क्रिप्शन ऑफ इंडिकैरम नाम के खंड आए हैं कि जिनमें एक एक राजवंश के या एक एक कालगणना के लेख, जैसे कलचुरी चेदी ईरा के लेख एक वॉल्यूम में दिए गए हैं। तो ऐसी कई सारे आपको प्रकाशन उसके बारे में मिलेंगे। या तो फिर कई संस्थाएं हैं, जैसे एपिग्राफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया नाम की एक संस्था है जो यही काम करती है, या उसके साथ प्लेस नेम सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो ये संस्था खास करके इसके लिए बनी है। फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे या स्टेट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स के पब्लिकेशंस है, जैसे एपिग्राफिया कर्नाटिका ये एक पब्लिकेशन है, एपिग्राफिया आंध्राटिका ये एक पब्लिकेशन है, एपिग्राफिया बर्मानिका ये एक पब्लिकेशन है। फिर अरबी और फारसी या उर्दू अभिलेखों का एक स्वतंत्र प्रकाशन आर्कियोलॉजिकल सर्वे द्वारा किया जाता है। तो ऐसे कई सारे पब्लिकेशंस और पब्लिकेशन सीरीज आपको मिलेंगी। इसमें से ज्यादातर चीजें डिजिटाइज हो गई है और वो अवेलेबल है। लेकिन इस सबको मिलाकर भी जितने अभिलेख अपने पास है या भारत में है, अवेलेबल है, उनमें से मुश्किल से 15% अभिलेखों का प्रकाशन का काम भी हुआ है। तो 85% अभिलेख बचे हुए हैं और मिल भी रहे हैं। हमारे पुणे में या उसके इर्द गिर्द कई सारे ऐसे बड़े उत्साही एंथुजियास्टिक युवा लोग हैं कि जो ट्रेकिंग करते हैं, वो कई सारे अभिलेख खोज निकालते हैं, उनके वो इम्प्रिंट्स लेते हैं, स्टैम्पेजेस लेते हैं, फोटोग्राफ्स लेते हैं, पढ़ते हैं,
प्रकाशित करते हैं। तो ये एक एंथुजियाज्म का काम है, उत्साह का भी काम है, लेकिन उसमें सावधानी भी होनी चाहिए, विद्वत्ता भी होनी चाहिए, लिपि और भाषा का ज्ञान भी होना चाहिए। तो जोश और होश का ये काम है पूरी कुल मिलाकर के। अब यह है कि इससे भारत का जो इतिहास का पूरा क्षेत्र है उसमें कई सारे डिटेल्स हम उसमें भर सकते हैं। कई सारे राजवंश या घराने नए पाए जाते हैं, कई सारे लोग पाए जाते हैं, कई सारे व्यक्तित्व हमें मिलते हैं। तो एक बड़ा समृद्ध ऐसा एरिया है। और खास करके अभिलेख विद्या में एक बड़ा गैप है एक्चुअली। वो गैप यह है कि सम्राट अशोक और उसके बाद में आज तक हमें लिपियों का एक पूरा क्रम मिलता है, लेकिन सम्राट अशोक के पहले लगभग 1000-1500 साल का एक गैप है, और उसके पहले हमको मिलता है हड़प्पन स्क्रिप्ट मिलता है। अब हड़प्पन स्क्रिप्ट पर भी बड़ा अनुसंधान, ये तो पैलियोग्राफी और एपिग्राफी का ही काम है, ऐसे नहीं है कि वो सिर्फ आर्कियोलॉजिस्ट का काम है। नो, बिल्कुल ना, बिल्कुल नहीं। ये काम भी पैलियोग्राफी एपिग्राफी का ही है। लेकिन प्रश्न यह है कि हड़प्पन लिपि का पूरा विश्वसनीय वाचन अभी तक नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि जो चिन्ह मैं एक पढ़ूंगा वो हो सकता है कि कोई दूसरा कुछ पढ़े, तीसरा है तो तीसरा कुछ पढ़े, और इन सारे चिन्हों की संगति लगाना अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम है। इसका एक कारण यह भी है कि हड़प्पा कल्चर जो है बड़ा कल्चर था, और कई शताब्दियों तक वो चला, कई सहस्राब्दियों तक चला। और ये नहीं कि छोटा सा है, छोटे से क्षेत्र में है, ऐसी बात नहीं है। तो अफगानिस्तान से लेकर के लगभग महाराष्ट्र तक और बलूचिस्तान से लेकर के लगभग उत्तर प्रदेश तक ऐसा बड़ा क्षेत्र हड़प्पा संस्कृति का था। तो आज अगर उतना ही भूभाग हम भारत में सोचें तो क्या होगा? देखिए, आपको गुजराती स्क्रिप्ट मिलेगा। आज भारत में कितने बड़े स्क्रिप्ट कौन से है? देवनागरी तो है। अब मराठी की बात आप छोड़ दीजिए, क्योंकि मराठी ने देवनागरी को अपना लिया है पहले से ही, तो मराठी के लिए ये स्क्रिप्ट का प्रश्न नहीं है। लेकिन गुजराती है, कन्नड़ा है, तेलुगु, मलयालम, फिर तुलु, तिगड़ारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया, इतनी सारी स्क्रिप्ट्स है, नेवारी। तो अगर एक भारत में इतनी सारी लिपियां हैं तो हम ये क्यों मानकर चल रहे हैं कि सहस्राब्दियों तक हड़प्पा लिपि में कोई परिवर्तन ही ना हुआ हो, या इतने बड़े क्षेत्र में हड़प्पा लिपि एक जैसी सारे समय तक रही हो? ये हम क्यों मान रहे हैं? ये जब तक हम मानना छोड़ते नहीं है तब तक हड़प्पा लिपि का हमें कोई उसमें समाधान नहीं मिलने वाला है। उस प्रश्न का कोई समाधान नहीं है। तो मतलब पैलियोग्राफी और एपिग्राफी में यह भी एक पार्ट है कि जो अभी वहां उसमें माना नहीं जाता है, लेकिन वो होना चाहिए कि हड़प्पा लिपि का अनुसंधान और फिर अन्य भारतीय लेखों का अनुसंधान, सम्राट अशोक के से लेकर आज तक जो भी पाया जाता है उनका अनुसंधान। तो ये मेरे विचार में इन दोनों शास्त्रों का स्कोप है, पांडुलिपि विद्या तथा अभिलेख विद्या। तो वाचन, अनुवाद, स्पष्टीकरण, कल्चरल स्टडी, कॉन्जर्वेशन एंड डिजिटल प्रिजर्वेशन, एक ये हो गया। और अभिलेखों में भी फिर से वाचन, फिर अनुवाद,
प्रकाशन, कल्चरल स्टडी और देश के इतिहास और संस्कृति में कुछ एडिशन करना, वैल्यू एडिशन करना, ये सारी चीजें हम पांडुलिपि एवं अभिलेखों से, मतलब शिला शासन एवं ताम्र शासनों के अध्ययन से कर सकते हैं। हम उनको जरूर करें, ये बड़ी आवश्यकता है, सिर्फ हमारे लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए नहीं, देश के इतिहास एवं संस्कृति के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा, और हम जरूर करें। मैं इस व्याख्यान के संयोजकों का फिर से आभारी हूं, एवं प्रास्ताविक करने वाले और आप सभी दर्शकों का भी मैं आभारी हूं। मुझे यह अवकाश दिया गया। मैं हिंदी बोलने में उतना अभ्यस्त नहीं हूं, तो हो सकता है कि उसमें कुछ गड़बड़ियां हुई हो, तो उसके लिए मैं माफी भी चाहता हूं। धन्यवाद। मैं असंख्य धन्यवाद निवेदित करता हूँ श्रीनंद लक्ष्मण बापट सर को। सच में आज का जो उनका ये सत्र रहा, ये सत्र सच में हम सब के लिए लाभदायी रहा, इतना तो मुझे लगता है, बाकी सबको भी। हाँ, इस पटल में जो सब मौजूद है शायद मुझसे सहमत होंगे। तो अभी धन्यवाद ज्ञापन करने का अवसर आ गया है, वोट ऑफ थैंक्स। तो इसलिए मैं सभी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। धन्यवाद ज्ञापित करने के इस क्रम में मैं आज के इस समग्र सत्र के मुख्य वक्ता श्रीनंद लक्ष्मण बापट सर, जो क्यूरेटर और रजिस्ट्रार हैं भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के, मैं उनको आज के सत्र में आकर जुड़कर हम सबको मार्ग प्रदर्शन करने के लिए, विशेष रूप से अभिलेखों के विषयों के ऊपर, पुरालिपियों के विषयों के ऊपर, ताम्रलेखों के विषयों के ऊपर कैसे रिसर्च किया जा सकता है, किस पद्धतियों से रिसर्च किया जा सकता है, इस विषय के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से हम सबको मार्ग प्रदर्शन किए हैं। आगामी दिनों में कौन सी तरीका, कौन सा शैली है जिसको अपना के हम लोग स्कोप ऑफ रिसर्च इन मैनस्क्रिप्टोलॉजी एंड पैलियोग्राफी, इसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, इस विषय में जो आलोकपात किए हैं सर, इसका एक सामूहिक सामग्रिक धारणा हम सबको उस विषय में अवगत कराने के लिए मैं श्रीनंद सर को बहुत बहुत धन्यवाद निवेदित करता हूँ। शुभेच्छा, अभिनंदन और सर के चरणों में प्रणाम। समग्र सार्च टू रिसर्च परिवार की तरफ से भी उनको मैं धन्यवाद निवेदित करता हूँ। साथ ही आज के सत्र में हमारे साथ उपस्थित थे श्रद्धेय अध्यापक डॉक्टर हरे कृष्ण मिश्र महाशय, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, पाली एंड प्राकृत, विश्व भारती शांति निकेतन। मैं सर को आज के सत्र में जुड़ हम सबके मुख्य अतिथि के रूप में, अभिभावक के रूप में हम सबको मार्ग प्रदर्शन करने के लिए मैं सर को विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और साथ ही साथ उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। विश्व भारती में अध्ययन करने के वक्त में उनसे बहुत सारे विषयों के ऊपर उनका बहुत सहयोग रहा, उसके लिए भी कोटि कोटि धन्यवाद। और साथ ही साथ आज उपस्थित थी श्रद्धेय अध्यापिका लीना हुन्नरगेकर महाशया, एचपीटी आर्ट्स कॉलेज नासिक से। मैम को भी बहुत बहुत प्रणाम, शुभेच्छा, अभिनंदन हमारे साथ इस सत्र में जुड़ने के लिए। साथ ही साथ अमित कुमार दे, पापिया गौड़ाई और भी जो आज के इस सत्र में हम सब के साथ जुड़कर श्रोता के रूप में और दर्शक के रूप में इस सत्र को साफल्य मंडित किए हैं, उन सबको मैं समग्र VSSEI सर्च टू रिसर्च की तरफ से धन्यवाद निवेदित करता हूं। और श्रीनंद सर से मैं अनुरोध करूंगा कि आप कभी विश्व भारती शांति निकेतन में आए, हमारे लिपिका भवन में मैनस्क्रिप्ट्स जो हैं उन सब चीज़ों का थोड़ा सा आप देख कर जाए, आप कभी हमारे विश्व भारती शांति निकेतन के अतिथि बने, ऐसा उनसे अनुरोध रहेगा। अवश्य तो अवश्य। अभी एकदम अंतिम चरण में हम लोग आ गए हैं। तो मैं স্যার আপনি কিছু বলবেন স্যার? হরে কৃষ্ণ স্যার, আপনি কিছু বলবেন স্যার? না বলবো না, আমি আমাদের प्रपोजल आप जो प्रपोज किए कि बापट सर को यहाँ आने के लिए, उसके लिए हम एक
सुजोग क्रिएट करेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि वो आए यहाँ। धन्यवाद। थैंक यू सर, आपको भी प्रणाम। धन्यवाद सर। और तब एकदम अंतिम चरण में हम लोग आ चुके हैं, तो मैं शांति पाठ के माध्यम से और शांति श्लोक के माध्यम से हम इस सत्र को समाप्ति की ओर लेके जाते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम तत्सत्। श्री कृष्णार्पणमस्तु। सभी को धन्यवाद आज के सत्र में हम सबके साथ उपस्थित होने के लिए। थैंक यू सर, हरे कृष्ण दा, थैंक यू आज के सत्र आशा जोड़ने। श्रीनंद लक्ष्मण सर को भी धन्यवाद, लीना मैम को धन्यवाद, जो भी आज हम सबके साथ जुड़े थे सबको धन्यवाद। शुभ रात्रि सबको, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी गुरुजनों को प्रणाम, नमस्ते।